सुप्रभात बच्चों। तो आज हम 10वीं कक्षा का अध्याय संख्या 2 बूढ़ी काकी चैप्टर पढ़ेंगे। बूढ़ी काकी चैप्टर जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के, हिंदी जगत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार अगर कोई माना जाता है तो वो मुंशी प्रेमचंद ही हैं। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती हैं वो इतनी मार्मिक होती है ना, बच्चों दिल को छू जाती हैं। और ज़्यादातर लोक जीवन से संबंधित ही उनकी कहानियाँ होती हैं। जो लोगों के जीवन से देखते हैं उसी को वो अपने कलम के द्वारा अपनी रचना में उतारते हैं। बुजुर्गों की बात इन्होंने वहाँ पे की है कि जो बूढ़े होते हैं हमारे घरों में, या जो असहाय बूढ़े होते हैं, उनके साथ आज की पीढ़ी किस प्रकार का व्यवहार करती है, उसी का वर्णन यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने किया है। थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय। जन्म स्थान, जन्म का समय 1880 और मृत्यु जो है वो 1936 में हुआ है। और वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ है बच्चों। और हिंदी जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अधिकांश लोग इन्हें सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि भी मानते हैं, जो कि सच है। यहाँ हम देखते हैं बूढ़ी काकी में कहानी क्या है। तो सबसे पहले आप सबसे एक प्रश्न, कितने घरों में दादा दादी, नाना नानी साथ में रहते हैं आपके? वो बच्चे हाथ उठाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप खड़े हो जाओ। कौन है साथ में? दादी, दादाजी हैं। कैसे लगते हैं दादाजी? अच्छे। मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं? नहीं। बैठ जाओ। यहाँ लड़कों ने हाथ उठाया था, खड़े हो जाओ। कौन रहता है साथ में? दोनों रहते हैं। मम्मी पापा के साथ रहने से दादा दादी के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? हाँ, बैठ जाओ। बुजुर्गों का साथ होना बहुत ही अच्छा होता है बच्चों को सही मार्ग देने में, और जो है अपने अनुभवों को वो बच्चों को समय समय पे सिखाते रहते हैं और लाड प्यार भी करते रहते हैं। इसलिए बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस कहानी में बूढ़ों के साथ 2 बच्चे बताए हैं। एक लड़की है और 2 लड़के हैं, जो कि इस बूढ़ी काकी के परिवार से ही है। लेकिन लड़की का समन्वय प्रेम ज़्यादा है, लड़कों का विद्वेष बताया गया है कि लड़के बूढ़ों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कहानी बड़ी मार्मिक है। एक बूढ़ी काकी है। बूढ़ी काकी के परिवार में बच्चों कोई नहीं है। उनके जो पति हैं उनका जो है देहावसान हो गया है। उनका लड़का काफ़ी उम्र का होके मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब बूढ़ी काकी के परिवार में कोई बच्चा नहीं है। बूढ़ी काकी इकलौती हैं। प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है। उनके एक भतीजे हैं, वो बूढ़ी काकी की संपत्ति लिखवा लेते हैं कि बूढ़ी काकी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे लिख दीजिए, क्योंकि उसका कोई देखभाल करने वाला है नहीं। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम बुद्धिराम है, और बुद्धिराम कहते हैं कि मुझे लिख दीजिए, आपका मैं बहुत देखभाल करूंगा, क्योंकि आपका देखभाल करने वाला कोई है नहीं। बूढ़ी काकी को भी लगता है कि सही है, मेरी देख रेख बुढ़ापे में कौन करेगा, वैसे भी प्रॉपर्टी क्या सर पे लेके जाऊंगी। तो वो क्या करती हैं कि बुद्धिराम को लिख देती हैं। लेकिन बुद्धिराम जब लिखवाते हैं तो उस समय काकी से बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं कि प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए, मैं आपका सेवा करूंगा। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी हाथ में आ जाती है, वैसे ही बुद्धिराम और उनकी पत्नी दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन ये आ जाता है कि कोई बूढ़ी काकी पे ध्यान ही नहीं देता है। बाहर से कोई चीज़ आए, अच्छी चीज़ जैसे समोसे वगैरह, बूढ़ी काकी को देना ही नहीं है।
घर के सारे परिवार को खाने के लिए दिया जाता था, लेकिन बूढ़ी काकी को नहीं। खाना बने तो समय पे नहीं दिया जाता था, कभी भी जिसको याद आए उनको खाना दे देता था। सारे के खाने के बाद परिवार के सारे सदस्य खाना खा लेते थे, तब बूढ़ी काकी को दिया जाता था। बूढ़ी काकी की भूख की किसी को चिंता नहीं थी, और जब बूढ़ी काकी को ये सारी चीज़ें उनके मन में ग्लानि होती थी, वो रोया करती थी, तो लोग कहते थे परिवार के कि इनकी तो आदत हो गई है, ये तो एमी रोती रहती हैं। तो उन्होंने उनको रोने का एक टैग दे दिया था, लेकिन उनके दर्द को कोई महसूस नहीं करता था कि भूख उन्हें भी लगी होगी, ज़रूरतें उन्हें भी हैं, तो पूरा परिवार मिलके उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। सिर्फ एक ही लड़की ऐसी थी जो कि लाडली, उन्हें बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन क्या हुआ कि बुद्धिराम के बेटे का तिलक हो रहा था, और उस तिलक में बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान और खाने बन रहे थे। काफ़ी समय बाद बूढ़ी काकी को अच्छे खाने की सुगंध महसूस हुआ था, तो बूढ़ी काकी ने पहले से ही विचार बनाया था कि आज मैं जो है खस्ते की गरम गरम कचौड़ियाँ, मसालेदार सब्जियाँ, तमाम तरह के जो खाने बने हैं मुझे खाने को मिलेगा और मैं भरपेट खाऊंगी। पूरे परिवार में बड़ा हलचल था, बड़ी खुशी थी। घर के दरवाजे पे संगीत हो रहे थे, गाने बाजे बज रहे थे, बच्चे मस्ती में दौड़ रहे थे। सारी तैयारी बहुत अच्छे से हुई थी। रूपा जो बुद्धिराम की पत्नी है, वो काम में इतनी व्यस्त रहती है, क्योंकि उसके ही बच्चे का तिलक है, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो वो काम में इतनी व्यस्त थी कि वो किसी के ऊपर भी झुंझला पड़े, थोड़ी सी ऐसी भी हो गई थी। तिलक का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद सब खाने बैठे। बूढ़ी काकी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुझे बुला नहीं रहा है, तो बूढ़ी काकी खाने से पहले ही एक बार अपनी कोठरी से रेंगते रेंगते घुसकते हुए वहाँ पहुँच गई जहाँ खाना बन रहा था। ये दृश्य जब रूपा ने देखा, बूढ़ी काकी की जो भतीजे की वाइफ थी, उसने जब देखा तो उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, और उसने क्या किया, बूढ़ी काकी पे जाके चिल्ला पड़ी कि तुम्हारा पेट है कि इतनी बड़ी चीज़ है जो बढ़ती नहीं है। वो चिल्लाई और घसीट के ले जा करके उनको कोठरी में छोड़ आती है। बूढ़ी काकी को लगता है कि मेरी ही गलती है, अभी तो बना भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है, मेहमान भी नहीं खाए, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दिया, मुझे इतने जल्दी खाना खाने नहीं जाना चाहिए था। बूढ़ी काकी अपने बिस्तरे पे लेट जाती है और टाइम पास करने के लिए वो एक गीत भजन गुनगुनाने लगती है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी काकी को ऐसा लगता है कि उसे गाना गाते हुए काफ़ी टाइम बीत गया, भजन गाते हुए कोई लेने क्यों नहीं आया, तो शायद सब भूल गए होंगे, तो मैं चलती हूँ वापस से। बूढ़ी काकी फिर उसी तरह से धीरे धीरे आती है, और जब आती है तो उस समय क्या हो रहा था कि सारे खाना खाने बैठ गए थे, और इस बार बूढ़ी काकी को खाने की ओर आते देखा था बुद्धिराम ने। बुद्धिराम से भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। बुद्धिराम क्या किए, बूढ़ी काकी को इतना तेजी से घसीट के ले गए और उसके उस अंधेरे कमरे में तेजी से पटक दिए, मानो बूढ़ी काकी को ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी काकी हवा में उड़ती हुई गई और किसी पत्थर सी चट्टान पे उनको घसीटते हुए किसी ने पटक दिया। उसके बाद बूढ़ी काकी को कुछ भी याद और होश हवास नहीं था। बूढ़ी काकी को बहुत देर बाद जब होश आया तो लेटे लेटे उनके मन में खाने का ख्याल आ रहा था। बहुत रात बीत गया, ना तो उन्हें कोई खाना देने आया, ना उन्हें कोई खाना खिलाने पूछने आया। जब बहुत रात बीत गई तब बूढ़ी काकी के पास वो लाडली, जो बुद्धिराम की बेटी, छोटी बेटी, जिसको प्रेम था काकी से, वो अपने हिस्से का खाना बूढ़ी काकी को खिलाने लेके आती है। थोड़ा सा खाना बच्ची का बूढ़ी काकी फटाफट खा जाती है, और बूढ़ी काकी की भूख इस प्रकार बढ़ जाती है जैसे गर्मी के महीने में थोड़ा सा बरसात होने के बाद ज़मीन को और पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से बूढ़ी काकी की भी भूख और बढ़ जाती है। तो उसको ऐसा होता है कि नहीं, खाना मुझे
और मिलना चाहिए, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो लाडली से कहती है कि मुझे उस स्थान पे ले चलो जहाँ लोगों ने खाना खाया है। लाडली बच्ची थी, उसको बात समझ में नहीं आई। लाडली बूढ़ी काकी का हाथ पकड़ के वहाँ ले गई, उन जूठे बर्तनों पत्तलों के पास जहाँ लोगों ने खाना खा के बर्तनों को जूठा छोड़ दिया था। बूढ़ी काकी को ये बात पता था कि वो जो करने जा रही है वो उसे नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलत काम कर रही है, लोगों का जूठन खाने जा रही है। लेकिन कहते हैं क्षुधा की जो भूख होती है वो बर्दाश्त नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो कहा है कि बुढ़ापे में मनुष्य के अंदर जीभ का जो रसा स्वाद होता है वो बढ़ जाता है। बुढ़ापा और बाल्यावस्था एक जैसा हो जाता है। लोग कहते हैं बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है। बूढ़ी काकी के साथ भी वही होता है। अगर आप बच्चे को 2 तमाचा मार दोगे और उसे एक चॉकलेट पकड़ा दोगे तो वो खुश हो जाता है, वो 2 तमाचा भूल जाता है। तो सेम स्थिति बुढ़ापे में थी। काकी से अपनी भूख और वो स्वाद बर्दाश्त नहीं हुआ खाने का। काकी जूठे बर्तनों के पास जाती है और जो है जूठे बर्तनों से खाने निकाल कर खाने लगती है और चटकारे लेने लगती है। कितना टेस्टी खाना है, कितना अच्छा रायता बना है, तमाम चीज़ें वो इस तरह से बोल रही थी। इतने में रूपा अपने बिस्तरे पे लेटी पड़ी थी और लेटे लेटे रूपा जब थोड़ा सा पीछे करवट मारी तो रूपा ने देखा कि उसकी बेटी लाडली तो वहाँ नहीं है। तो रूपा ने जब नज़र उठा के थोड़ी इधर उधर घुमाया तो देखा कि बूढ़ी काकी जूठे बर्तनों के पास बैठ के जो है जूठा खाना खा रही है। रूपा ने जब इस दृश्य को देखा तो रूपा से ये दयनीय दशा और इस तरह का दृश्य देखा नहीं गया। उसको लगा कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। एक बुजुर्ग महिला जो सिर्फ रूपा के भरोसे है, जिसकी सारी प्रॉपर्टी रूपा के परिवार जिसका आनंद ले रहे हैं, काकी के प्रॉपर्टी से जो इनकम है उससे उनका पूरा परिवार अच्छा भोजन खा रहा है और उसी काकी को 2 वक्त का खाना भी अच्छे से रूपा नहीं दे रही है। इस बात का रूपा को बहुत बड़ा अफसोस होता है और रूपा को लगता है कि अगर काकी ने एक भी आह छोड़ी, हाय बदुआ दिया तो मेरा तो हंसता खेलता परिवार तहस नहस हो जाएगा। रूपा फटाफट की रसोई में जाती है और एक थाल में अच्छे से खाना सजा करके लेके आती है और काकी के सामने रख के कहती है कि काकी खाना खा लो, बस एक ही उपकार करना कि अभी जो आपने महसूस किया है ये आप जो है भगवान से मत कहिएगा, ईश्वर से सदा एक ही प्रार्थना करिएगा कि मेरे बाल बच्चे सुखी रहे। आपकी जो भी आपने इस समय बुरा फील किया वो हाय ऊपर वाले से मत कहिएगा, वरना मेरा तो सब कुछ नाश हो जाएगा, मेरे से तो बहुत बुरा काम हो गया है। तो काकी मुझे माफ़ करना, मेरे बाल बच्चे सुरक्षित रहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब दोबारा मैं इस तरह का अपराध नहीं करूँगी। रूपा काकी को बैठ के निहारती है कि काकी एक छोटे बच्चे की तरह वो सारी चीज़ें भूल जाती है और इतने प्यार से भोजन करती है कि काकी के एक एक रोए से सदिच्छाएं, अच्छी भावनाएं रूपा के परिवार के लिए निकल रही थी और वो दृश्य देखकर रूपा आनंदित हो रही थी। तो बच्चों हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्गों ने हमें जीवन दिया है, उनके अनुभव और आशीर्वाद से हम सबका जीवन सफल होता है, एक सही मार्ग मिलता है। इसलिए सदैव हमें बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और उनका मान सम्मान सेवा भाव करते रहना चाहिए। धन्यवाद।